गैर जमहूरी तरीका क्या हो सकता है? नहीं, गवर्नमेंट को गिराने का एक ही तरीका है, वो है इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक। महंगाई ये अभी 2-3 साल भी कम नहीं होने वाली, ये 2-3 महीने की बात करते हैं। 2 नंबरी से जितना पैसा इस वक्त बन रहा है, ये शायद मेरे ख्याल से पहले कभी भी नहीं बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में अफरा तफरी बढ़ती जा रही है। सिंध में नए बल्दियाती निजाम का झगड़ा शदीद हो गया है। कराची का सियासी पारा हाई हो गया है। जमात इस्लामी के धरने के बाद MQM भी कमर ठोंक कर मैदान में निकल आई है, जिसकी रैली को वज़ीर आला हाउस जाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। इसे रोकने के लिए लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस की शेलिंग भी हुई, कई शुरका के सर फट गए, जिनमें MPA सदाकत हुसैन भी शामिल हैं। सदाकत हुसैन को जख्मी हालत में ही गिरफ्तार भी कर लिया गया। लाठीचार्ज और शेलिंग के बावजूद MQM के कारकुन पुलिस का हिसार तोड़कर धरने देकर बैठ गए। सिंध में बल्दियाती निजाम को लेकर अपोजिशन एक पेज पर है। आज के वाकये के बाद लगता है आने वाले दिनों में यह मामला शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। ये सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया है। एक तरफ वो विफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने जा रही है, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर इसे खुद अपोजिशन के सख्त एहतजाज का सामना है। दूसरी तरफ PDM पीपल्स पार्टी से हटकर महंगाई मार्च का ऐलान कर चुकी है और इसकी तारीख बदलने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ कहते हैं इन्हें यकीन हो गया है कि अब हुकूमत से हाथ उठा लिया गया है, इसलिए अब PDM में मशवरे चल रहे हैं कि मिलकर हुकूमत को आखिरी धक्का दिया जाए। सवाल यह है कि नवाज शरीफ का हाथ उठाने वाला बयान किसकी तरफ इशारा है? ये यकीन दहानी इन्हें किसने कराई है और क्या इस यकीन दहानी के बाद वो पाकिस्तान वापस आने की हिम्मत करेंगे? बकौल आज सादिक के नवाज शरीफ का जिस्म लंदन और रूह पाकिस्तान में है, मगर वाकिफान हाल का दावा है कि लीगी कायद जिस्म और रूह के इस मिलाप के लिए किसी मुनासिब मौके पर डील की तलाश में है। ज़राए के मुताबिक ये तलाश पीपल्स पार्टी को भी है। ऐसे में सवाल ये है कि तलाश के इस सफर में किसका दामन भरेगा और किसका खाली रहेगा। दूसरी तरफ हुकूमत भी डटी हुई है। नई सफबंदियों की खबरें वहां भी हैं। शहजाद अकबर की जगह मुसद्दिक अब्बासी को मुशीर एहतसाब बनाए जाने का इम्कान है। हुकूमती टीम में इस अहम तब्दीली के क्या असरात हो सकते हैं और इसके जवाब में अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे। बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, हाथ उठा लिया गया है, नवाज शरीफ साहब को यकीन हो गया है और अब इसीलिए 23 मार्च को अब ये हुकूमत गिराएंगे। उसामा साहब, अगर हाथ उठा लिया गया है तो फिर ये 23 मार्च को क्यों जलसा करने जा रहे हैं, क्यों रैली करने जा रहे हैं? फिर इनको चाहिए कि इत्तेहादियों से बात करें और सीधी अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। क्या इत्तेहादी तैयार है? मौलाना इत्तेहादी तो सड़कों पर MQM देखें, उनके तो सर फट रहे हैं। वो तो पीपल्स पार्टी फाड़ रही है ना, वो तो पार्टी फाड़ रही है ना, PTI तो नहीं फाड़ रही। तो इसका मतलब ये है कि उनका तो लड़ाई PTI पार्टी के साथ है, लोकल गवर्नमेंट के इशू पर है, तो वो पीपल पार्टी के साथ मिलकर इस गवर्नमेंट का तख्ता क्यों उल्टाएंगे? पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है? अगर ये इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा देते हैं तो फिर क्या होगा? कौन गवर्नमेंट बनाएगा? किस तरह से गवर्नमेंट बनेगी? खाली गवर्नमेंट गिराना बात नहीं है। गवर्नमेंट के बाद अगला सेटअप जो है वो कैसे बनेगा? क्या कोई नेशनल गवर्नमेंट बनेगी? उसमें फिर मैं कहूँगा कि पहला इशू इत्तेहादियों का है कि इत्तेहादी जो है क्या गवर्नमेंट को छोड़ने को तैयार हैं। सबसे बड़ा इशू ये है। मौलाना फजल रहमान भी ये बात कर रहे हैं और मुझे उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई तो फिर ये लॉन्ग मार्च बेमानी हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। तो आप ये जो ऑप्शन है ये लॉन्ग मार्च के दौरान तो किया जा सकता है, बाद में तो किया जा सकता है, लेकिन अगर ये नाकाम हो गया तो लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो जाएगा। मकसद ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट मजबूत है और इत्तेहादियों की पूरी सपोर्ट हासिल है, और उसके बाद जब ये लॉन्ग मार्च करने जाएंगे तो किस मुंह से लॉन्ग मार्च करने जाएंगे? अच्छा, किस तरह से जाएंगे? तो मुझे ये ना मियाँ साहब जो कह रहे हैं कि जी कि उनको यकीन है कि उनसे हाथ उठ गया है और अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी सियासी चाल नहीं है अगर ये अदम एतमाद आते हैं। अच्छा, हम ये भी देख लेते हैं कि सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान साहब कह क्या रहे हैं।
अच्छा, अब गुलाम रज़ा साहब, शेख रशीद साहब ने भी कहा है ठीक है, शौक पूरा कर लें, आप आ जाएं 23 मार्च को और ये सड़कों पर बाहर होंगे और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं हाथ उठा लिया गया है, वो कह रहे हैं छोड़ो डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट खत्म, या स्पीकर को भी छोड़ो, डायरेक्ट आओ इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए। इस दफ़ा ऐसे लग रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत पुरएतमाद हैं और वो और मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल अब एक पेज पर आ चुके हैं। आपको सही कौन लग रहा है? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसी ने कोई यकीन दहानी कराई है, हाथ हटा लिया गया है, या शेख रशीद साहब सही कह रहे हैं? देखिए, शेख रशीद साहब की तो जितनी बातें हमने आज तक सुनी हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो गॉसिप्स के मूड में ही हम लेते रहे हैं और वो होती भी ऐसी थी। उसमें कोई जिस तरह एक सीरियस पॉलिटिशियंस की बात होती है, हमेशा हमने देखा कि वो किसी और पैराए में बात कर रहे होते हैं शेख साहब। मियाँ नवाज शरीफ ने इससे पहले इस तरह की बातें नहीं की हैं जो कल उन्होंने अपने पीडीएम के लोगों के साथ की, और जो 15 फरवरी का उन्होंने बताया कि उन्हें ये कन्वे किया गया है कि 15 फरवरी तक बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको रास्ता बनाने में और डिसीजन लेने में आसानी होगी अपोजिशन को। अच्छा। तो वो वही एक बात है कि जिसको कहा जा रहा था कि जो कुछ भी किया गया है उसको अनडू किया जाए, तो वो चीज़ें अनडू आस्ता आस्ता से ज़ाहिर हो रही हैं, कुछ हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं। तो आने वाले दिन जो हैं, जिस तरह हमने कल ये बात की थी पीडीएम के ज़राए से ही कि शायद 23 मार्च को इस बात की नौबत ना आए कि उन्हें यहाँ से कोई जलसा जुलूस निकालना पड़े और यहाँ पे जिस तरह से एहतजाज की जो बात की जा रही है वो एहतजाज करना पड़े 23 को। अच्छा। उससे बहुत पहले शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़ुद इस तरह की पोजीशन में चली जाएंगी कि वहाँ पे फैसला करने में तमाम सियासी जमातों को आसानी होगी। तो क्या आप मियां साहब 15 फरवरी तक का इंतजार करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, या लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियों के बारे में, या वो 15 फरवरी से पहले तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन तो कल ही ख़त्म कर दिया गया था और ये कहा गया था कि तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे हम। अभी फ़िलहाल तहरीक अदम एतमाद की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ तो चाहते थे किया जाए कि उनका तो ये बयान सामने आया है कि जी छोड़ें सारों को, सेनेट के चेयरमैन या स्पीकर असेंबली लानी है तो इमरान खान के खिलाफ लाएं। हत्ता कि मिंगल साहब कहते रहे हैं कि जी कुछ तो करें, आप 2 साल हो गए हैं, कुछ कर ही दें। उसामा साहब, ये सारी चीज़ें देखिए, पता क्या है, रोज़ बरोज़ सूरत हाल तब्दील होती है। ये 4 दिन पहले की बात है, तकरीबन ये जुम्मे की या हफ्ते की बात है कि जब ये बात चल रही थी मियां नवाज शरीफ की अपने रफ़का से कि क्या लाया जाए अदम एतमाद या ना लाया जाए। तो उनके रफ़का से जो बातचीत हुई थी उसमें ये बात सामने आई, मशावरत इस बात के ऊपर हुई कि हम ये इस काम में क्यों पड़ें कि हम इनको सियासी शहीद बनाएं, हम इनको निकालें और फिर उसके बाद आगे फर्दर क्या है, क्या 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए जो शहबाज शरीफ हैं उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए या जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए 3-4 महीने के लिए, और वो इंटरनल सेटअप का जो है वो अनाउंस करें और उसी दौरान में फिर इलेक्शंस अगले जो है उसकी डेट आ जाए। तो ये 4-5 दिन पहले की बात है, पिछले हफ्ते इस तरह की बातें हो रही थी। तो वो ऑप्शन जो है वो इसको सारी नून लीग के रहनुमाओं ने आपस में उन्होंने कहा नहीं, ये काम ना किया जाए जी, कि अगर हम खुद इस तरह का काम करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उठानी पड़ जाएंगी और ये ना हो कि इस हुकूमत का जो मलबा है वो हमारे ऊपर गिर जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर तो आप के साथ इत्तेहादी आते हैं तो आप फिर इस तरह से कर लें कि एटलीस्ट 1.5 साल के लिए आप जितना वक्त रहता है इंतखाबात में उस वक्त तक के लिए आप कुछ जो है वो प्लानिंग करें। तो उसमें कुछ साल एक लगा के कुछ मामलात को सीधा करने की कोशिश की जाए, कोई गवर्नेंस के लेवल सीधे किए जाएं तो उस दौरान इलेक्शन करवा लिए जाएं। लेकिन ये बातें डिस्कस होने के बाद सब लोग इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हुए कि हमें फौरी इलेक्शन की जानिब जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने का जो मामला है वो ठीक है और उसके बाद हमें इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। तो ज़ाहिर है अगर किसी की बात हो रही है, हम तो नहीं कहते कि बात हो रही है, फवाद हुसैन चौधरी साहब भी कहते हैं, उनके शहबाज गिल साहब भी कहते हैं कि वो बात कर रहे हैं और ये वो 4 बंदे उनके, तो बात जिस शख्स से भी हो रही है उसमें अब ये बात आई है, ये बात अब आई है कि
27 के करीब लोग हैं जो खुद अपनी हुकूमत के हवाले से अदम एतमाद कर देंगे अपनी हुकूमत पर। और वो कोई किसी वक्त भी वो कर सकते हैं। अच्छा, वो किसी भी हवाले से ये खबरें आ रही हैं, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है बाबर डोगर साहब कि अगर अपोजिशन के प्लान की बात करें, सारे मफरूज़े हैं, हम तारीख देखें तो ऐसा तो हुआ नहीं है, हत्ता कि अभी भी इन्होंने जितने भी टाइमिंग्स बताई हैं या जलसे जुलूस की हैं उसमें नाकाम रहे हैं। यानी अल्टीमेट जो एम था या इस्तीफ़ों का देख लें या हुकूमत गिराने का, लेकिन फिर भी अगर फ़र्ज़ कर लें कि 23 मार्च को ये डेट दी है, जिस तरह से गुलाम साहब कह रहे हैं वो अलग हो जाते हैं और उनकी वजह से हुकूमत जाती रहती है, तो उसके बाद 3 महीने 6 महीने के अंदर इलेक्शंस होते हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं अपोजिशन ले रही कि इमरान खान साहब जिनके बारे में शेख साहब कह रहे हैं कि वाकई वो सड़कों पर आ गए तो बड़े ख़तरनाक होंगे, तो उनके पास तो एक बयानिया और आ जाएगा, उनको अपनी तमाम जो नाकामियाँ थी मिटाने का एक बड़ा बेहतरीन मौका मिल जाएगा कि देखें हमें कौन सा वक्त मिला पूरा, और वो वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद पहले 2 साल के अंदर ही जो भी नई हुकूमत आएगी उसके लिए वो मुश्किलात खड़ी कर देंगे कि जी ये तो 6 महीने तो वैसे गुजरे, तो सिर्फ 6 महीने जो मिलेंगे हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही लगता है। यानी अपोजिशन को मेरा मतलब है कि इलेक्शन करवाने में 23 मार्च के बाद 3 से 6 माह वो लगा लें और उसके बाद तो वैसे ही वक्त आ जाना था इलेक्शन का, तो ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रही अपोजिशन। उसामा साहब, ये जो इमरान खान साहब जो पहले उन्होंने धरना दिया था इस्लामाबाद में और जिस तरह से वो लैंग्वेज यूज़ करते रहे और गवर्नमेंट को धमकियाँ देते रहे, अब वो वाली सूरत-ए-हाल नहीं होनी, ये ध्यान में रखिएगा। उस वक़्त उनके साथ तारुल कादी साहब थे, जो मैन फोर्स थी वो तारुल कादी साहब की थी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मोहल्ले का थानेदार आपके सर पे होता है ना, तो फिर आपकी पूरी बदमाशी चलती है, आप जिसको मर्जी गालियाँ दे दें, जिसको मर्जी जूते मार दें, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। और अगर थानेदार सर पे ना हो तो आप किसी को हाथ लगा के देखें, वो फिर आपको बता देगा कि दाल किस भाव बिकती है। तो अगर थानेदार नहीं होगा ना, तो ये जो कहना कि ना मैं गलियों में आ गया तो मैं ये बता दूंगा, मैं वो बता दूंगा, फिर इतना आसान नहीं होना। लेकिन ये ज़हन में 6 महीने सिर्फ ये अपोजिशन को भी पता है, 6 महीने सिर्फ पहले हुकूमत को गिरा देना या नई हुकूमत बनाना, उससे क्या हासिल होगा? उसामा साहब, हासिल ये नहीं, हासिल की बात नहीं है। अच्छा। आगे कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, कुछ ऐसे कुछ लोग रिटायर होने हैं, कुछ लोग नए ऊपर जाने हैं, कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट्स होनी है, उससे पहले ये सारा जो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं अगले आने वाले इलेक्शंस में। और अगर जो इस तरह से अपोजिशन चाह रही है कि इलेक्शन इम्पार्शियल फेयर हो जाएं और उनको कहीं से ये सपोर्ट मिल जाए, ये यकीन दहानी मिल जाए कि जनाब ठीक है, आप एक कदम एक स्टेप आगे लें और अगले इलेक्शन जो है वो सिर्फ फेयर और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो सकती हैं। ये सबको अच्छा। बड़ा क्लियरली जिस सामने कैमरा इस तरह से सामने नज़र आ रहा है हर एक को कि आगे अगर चीज़ें चेंज हो गई तो फिर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो बात फिर वही है कि खान साहब जो करना इसी साल कर लें। उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, मिनिस्टर की जिस तरह से स्टेटमेंट्स हैं, वो मीडिया से लड़ रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं इसका। और जो शेख रशीद की जिस तरह से स्टेटमेंट्स हैं, आज शेख रशीद साहब जो कुछ मर्जी कह रहे हैं, कल अगर खान साहब किसी मुश्किल में आए तो शेख रशीद साहब ने उनके साथ खड़े नहीं होना, ये मैं आपको बता दूं। वो अच्छा। तो साफ कहेंगे मेरी तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और वो कोई और बार्गेन कर लेंगे। तो सामा साहब, जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिस तरह से सिनेरियो बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। 23 मार्च जो है वो इनफैक्ट एक प्रेशर के तौर पे उसको टूल को इस्तेमाल लेकिन किया जो जा रहा है। अपोजिशन ने करना है वो इस साल करना है, ये आपने बड़ा वाजे कर दिया कि उससे पहले अपॉइंटमेंट्स सर वगैरह से पहले। ये सर अच्छा। ये अप्रैल मई में हो जाना जो भी होना है। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा साहब, मिल पर जाने का क्या कहा जा रहा है, या सादिक साहब की गुफ्तगू या उनकी बात बड़ी हाईलाइट हो रही है, वो भी हमने दिखानी। लेकिन मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में जो मैंने सवाल किया कि ये 6 महीने पहले हुकूमत यानी इलेक्शन से पहले कह लें या हुकूमत को टाइम ना पूरा करने देना, इससे नुकसान ज़्यादा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नुकसान होगा। अगर आप जमहूरी इक़दार की बात करते हैं, जमहूरी तौर पे अगर कुछ भी हो, ये जो भी मफरूज़े और जो भी बातें सियासी मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं या उनकी पार्टी कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, ये वो उनका हक़ है, वो करें। लेकिन किसी भी गैर जमहूरी रवैये से अगर हुकूमत को गिराया जाता है तो ये बहुत ही नामुनासिब बात होगी। नहीं, मुला मुद्दा साहब, गैर जमहूरी तरीका क्या हो सकता है? अदम एतमाद आ गया, जमहूरी तरीका है, एक मिनट लोग छोड़कर चले गए। गैर जमहूरी तरीका क्या हो सकता है? नहीं, गवर्नमेंट को गिराने का एक ही तरीका है, वो है इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक। इसके अलावा कौन सा गैर जमहूरी तहरीक जी? इसके अलावा कौन सा गैर देखिए, वो अगर चले, मैं अगर आप उनकी जमात के अगर बंदे अगर कहते हैं कि जी हमें खान साहब के ऊपर एतमाद नहीं है,
तो क्या मतलब क्यों इत्मीनान नहीं, पहले इत्मीनान था अब क्यों इत्मीनान नहीं है? तो अगर ये भी एक जमहूरी तरीका है ना, तो ये भी एक जमहूरी तरीका है ना। अगर कोई पार्टी के अंदर से ये कह देता है कि जी मुझे उस पर इत्मीनान नहीं है और आइन और कानून के अंदर रहते हुए वो अपना जो भी वो कोई मूव करता है, तो इसमें साहब का कौन सी है? कहने का मतलब ये है कि पीछे अगर गैर जमहूरी तरीके से उनको कहा जा रहा है और फिर वो एक जमहूरी तरीका अपनाया जा रहा है, तो तब ये फिर गलत होगा, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। सर अगली खबर पर चलते हैं। वैसे उसमें सर ये बात उसमें कर लेंगे। दुनिया में होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, सर टाइम कम रह जाएगा, की चीज नहीं है। लेकिन मसला ये कि लीगल फ्रेमवर्क आइन जिस की इजाजत देता है वो होना चाहिए। ये जमहूरियत का हुस्न है, मार्शला तो नहीं है कि आप किसी को चेंज ही नहीं कर सकते। जिस तरह वो टार्जन की वापसी की कहानियां होती थी, इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बहुत दफ़ा बात हुई, लेकिन अब एक नई बात सामने है रूह और जिस्म की, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। नहीं जी गुलाम साहब, रूह मियां नवाज शरीफ साहब की यही है और वो रूहानी तौर पर यहाँ पर सारा काम दिखा रहे हैं। आएंगे नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं आना, या सादिक साहब या जो इनके हम ख्याल लोग हैं वो कहते हैं जी आएंगे, बस आ रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ें उठती हैं नहीं राना सनाउल्लाह जैसे खबरदार, वो तो इलेक्शन भी वहीं से बैठकर रूहानी तौर पर ही लड़ेंगे, उनकी रूह यहाँ पर लड़े, वो जिस्म वहीं रहे। जिस्म नहीं आना, जिस्म अभी ठीक नहीं है, जब तक जिस्म ठीक नहीं हो जाता तो रूह से ही काम चलाएं। देखिए, रूह किसी भी ज़ी शऊर शख्स की उसके माँ बाप के अंदर होती है और उनके माँ बाप जो है ना वो इधर ही दफन है और उनकी मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा भी इधर ही दफन है, तो ज़ाहिर है दिल दिमाग तो कहीं और होगा, लेकिन यहाँ ज़रूर वो अपने प्यारों के लिए तड़पते होंगे। लेकिन बात ये है कि आप जब इक़्तिदार में होते हैं आपको कभी याद नहीं आती गरीब आवाम, कभी याद नहीं आता आपको कि इन लोगों के पैसों से आपने किन किन अपने रिश्तेदारों को स्क्वाड, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल और मरात आपने दे रखी हैं। क्या इन गरीबों का कभी ख्याल नहीं आता कि इनके बच्चे भूखे सोते हैं? इन गरीबों को कभी खाने का वक्त रोटी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी ये लोग अंधेरे में बच्चे इनके पढ़ रहे होते हैं, मुर्जा साहब के लिए मुर्जा साहब मेरी बात सुने। ये जो दिल और रूह जिस बंदे की, ये जो दिल और रूह की बात हो रही है ना, जिस बंदे की मैंने इनका इक़्तिदार देखा दिल और रूह की जो बात हो रही है, जब तो आप वो अच्छा एक सेकंड सर, चले बाबर साहब आप पहले बात चले कर लें आप, ताकि आप जो दिल और रूह की बात जो इतना वहाँ पे जिस्म बेचैन हुआ है ना गरीब अवाम के लिए, मुर्जा साहब मैंने देखा है यहाँ पर 350 एकड़ में जो जाती उमरा का घर है ना वो सरकारी खर्चे पे चलता था। शहबाज शरीफ साहब के 5 घर सरकारी खाते पे चलते थे। इनके घरों के टॉयलेट पेपर से लेके हर चीज सरकारी खाते से आती थी। दोपहर सुबह रात का नाश्ता खाना सारा कुछ सरकारी खाते से आता था। या एक आम, मैं उस वक्त सोचता था कि यार एक आम मजदूर बेचारा सारा दिन मेहनत करता है और अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जाता है। ये अरबपति लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती थी कि ये हर चीज़ सरकारी खाते से खाते थे, हर सारे अखराजात सरकारी खाते से पूरे करते थे। मैंने खुद देखा कि किस तरह से 8 क्लब रोड से देगे पक्के जाती उमरा जाती रही हैं, किस तरह से वहाँ से सामान जो है वो जाती उमरा और CM हाउसेज में जाता रहा है। क्या जरूरत थी इनको 3-3, 4-4 CM हाउस डिक्लेयर करवाने की? 350 मुलाजमीन की लिस्ट मैंने खुद देखी, मेरे पास थी, जो कि इनके घरों के जाती मुलाजिम थे, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आए तो वो सारे सरकारी खाते से तनख्वाह लेते रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा गुलाम साहब माजरत, आपने जो बात जो छेड़ी वाकई वो बड़ा अजीब लगता है। 3000 पुलिस एहलकार ने एडमिट किया था कि 3000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर थे। जी बिल्कुल इसी तरह से ही है। दिल और रूह अगर बेचैन होता है तो यही जब यहाँ पे हों, जब इक़्तिदार में हों, जब अल्लाह ताला आपको खिदमत का मौका दे, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये आप सोचें कि इस गरीब तरीन कौम का हमने कोई पैसा अपने ऊपर नहीं लगने देना। अल्लाह ने आपको अरबों करोड़ों दिया है तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे भी अपने पास से करें। और दूसरी बात कि कम से कम 3 चीज़ें, जिसमें सबसे पहली पीने का साफ़ पानी, दूसरी बुनियादी सेहत की सहूलियात और तीसरी तालीम, ये अगर आप इसके ऊपर ये हुक्मरान हमारे वो मियां नवाज शरीफ हों, वो शहबाज शरीफ हों, वो पीपल्स पार्टी के हों, वो आज इमरान खान साहब हों, इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो कर दें तो ये हम भी इनको कहेंगे कि इनकी रूह वाकई हमारे अंदर मौजूद है, पाकिस्तान में है।
इनकी किधर रूह इधर पाकिस्तान में मौजूद है। इनका खाना हमारे साथ हमारे जैसा नहीं है, इनका रहना सहना हमारे जैसा नहीं है, ये इनके हॉस्पिटल हमारे जैसे नहीं है, ये इनके घर हमारे जैसे नहीं है। कौन सी चीज़ है इनकी जो हमारे जैसी, इनके लिबास हमारे जैसे नहीं है। ये तो घड़ियाँ 2-2 करोड़ रुपए की पहनते हैं और कैसे इनकी रूहें यहाँ तड़पती होंगी। इनकी रूहें मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए तड़पती हैं। तो ये चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए। मुझे सियासी तौर पे मैं बहुत एहतराम करता हूँ तमाम सियासी रहनुमाओं का, लेकिन ये लाजमी बात है कि कौम का ख्याल वही रख सकता है जिसकी वाकई रूह इधर हो। बातों से रूह इधर नहीं होती, बातों से ये या सादिक साहब के होते हुए भी बातों से कैसे रूह इधर हो उनकी होगी। कोई वो अच्छा, आपको लगता है जिन थोड़ी है जिनकी रूह जो है वो बिल्कुल ठीक किसी तोते में होगी। अच्छा बाबू डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इस दफ़ा जब मियां साहब आएंगे, जिस तरह हम सुनते थे कि वो जद्दा में जब रहे हैं तो वो मुख्तलिफ हैं, मुझे एक साहब ने खुद कहा कि वो बदल गए हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आए तो वही साहब इनके बहुत ज़्यादा करीब थे, वहाँ जाकर मिलते थे, उन्होंने कहा नहीं जी वो दोबारा वही मियां साहब हो गए हैं। तो अब जब आएंगे तो वो कुछ तब्दीली देखेंगे। ये जो 4 दीवारी पता नहीं कितने कनाल का घर है, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं, उसकी 4 दीवारी के ऊपर बाढ़ भी जो है सरकारी खर्चे से लगी। वहाँ पुलिस एहलकारों की जानवरों पर ड्यूटी होती थी कि वो मोर जो है वो पता नहीं ज़ख्मी हो गया तो वो सारे मुअत्तल करना शुरू हो गए। क्या इसमें अब आप चेंज देखेंगे इस तरह से कुछ सोच में कि ये कौम के साथ हमें रहना है, इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी? एक सिंबॉलिक होता है सर, चाहे आपके पास इतनी दौलत आई नहीं, ये लोग तो अपने करीब करीब घर भी किसी का बर्दाश्त नहीं करते। मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन हमसायगी के कुछ हुकूक होते हैं, हक होते हैं। मुझे शर्म आती बात करते हुए कि इन्होंने सीवेज लाइन भी अपनी अलग बिछाई कि पूरा उधर मेन लाइन तक, और किसी की जरूरत नहीं थी। वापडा और ये लेस्को वगैरह सब तारें नई, ट्रांसफार्मर अलग, यानी एक एक घर के लिए सब कुछ अलग, पूरी सरकारी मशीनरी अलग। और बाकी जो 7 जिनकी दीवारें भी हैं या तो ख़रीद के अपने घरों में शामिल कर लो, नहीं तो वो पता नहीं इंसान नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, क्या हैं, उनसे बिल्कुल अलग, कोई देख भी नहीं सकता इनके घरों की तरफ। उसामा साहब शहबाज साहब के एक स्टाफ ऑफिसर थे, मैंने उनसे पूछा जब उनका इक़्तिदार चला गया, मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल वज़ारत आला के दौर में जब 10 साल वज़ीर आला रहे, कभी उन्होंने अपनी जेब से पर्स निकाला हो कि ये घर की ये चीज़ें ले हैं, ये सब्ज़ी ले हैं, ये गोश्त ले हैं, ये ले हैं, ये ले हैं? वो हंस पड़े। उन्होंने कहा सर वहाँ पर तो एसओज होते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, वो उनकी ड्यूटी होती है, कोई एक बेगम को एक एसओ डील कर रहा है, एक घर को एक एसओ डील कर रहा है, और उनसे जो मुंह से निकलता है एसओ वो पूरा करता है। इवन यहाँ तक कि एक एसओ ऐसा था जिसकी ड्यूटी ये थी कि मियाँ साहब को जितने भी शादी कार्ड आते थे, दावतनामे आते थे शादियों के, तो वो सारे शादी कार्ड्स उनके सामने आते थे, वो उस पर लिख देते थे इसको 10,000 देना है, इसको 25,000 देना है, इसको 3 लाख देना है, इसको 5 लाख देना है। कहाँ से जाता? तो वो सारे एसओ के पास होते थे। एसओ जो है वो अकॉर्डिंगली वो तमाम लोगों को जो शादी कार्ड आते थे, मियाँ साहब खुद तो नहीं जाते थे, लेकिन उनके घरों में वो लिफाफे पहुँच जाते थे, जो भी वर्कर, और वो सारे सरकारी खाते से जाते थे। इनकी ज़ाती जेब से तो इनको पता ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि खर्चा करना कैसे है। तो उसामा साहब मैंने अब देखा ये लंदन में टैक्सियों में फिर रहे हैं, होटलों में खाना खा रहे हैं, कभी अपने पाकिस्तान में भी देखा था होटल खुद खाना इनके घरों में पहुंचा देते थे सर। हर चीज़ तो सर ये यहाँ पर हुक्मरानी करने आते हैं। अच्छा सर, ये अवाम के नहीं आते, ये चीज़ तो क्लियर है। चले सर, अब न्यूज़ अपडेट्स हैं, और न्यूज़ अपडेट्स के बाद हुकूमत के 4 बड़े बहरान क्या हैं, और ख़ुद हुकूमत की अहम तरीन शख्सियत जो इन बहरानों को डील करना जिसका काम है वो क्या कह रही है, वो भी बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने एक चीज़ एडमिट की है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, दुगनी बढ़ गई है, और वो इस पर परेशान है और कह रहे हैं कि तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, उनकी आमदनी बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। ये बात खुशाइंद है कि कम से कम वो हुकूमती टीम का हिस्सा या खिलाड़ी जिसके ज़िम्मे ये सारी जिम्मेदारी है, सारे मामला देखना मईशत के, वो ये मान रहा है कि महंगाई हुई है। 4 बहरानों का उन्होंने जिक्र किया कि जी हुकूमत आई तो सबसे पहले करंट अकाउंट खसारे का था, पैसे थे ही नहीं, डॉलर्स ही नहीं थे, IMF के पास जाना पड़ा, सख्त शराइत थी, दोस्तों से पैसे मांगने पड़े, बड़ी मुश्किल से उससे निकले कि उसके बाद ये वबा आ गई, वबा की वजह से फिर और ज़्यादा मुश्किलात मुल्क में आ गई। फिर तीसरा ये कि जी अशिया की कीमतें बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ गई, ये तीसरा बहरान था, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई कि $10 बिलियन तक तो हमें सिर्फ तेल पर खर्च करने पड़ गए। और चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान का जिस तरह से बहरान आया और उसकी वजह से फिर हमारी करेंसी पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, अफ़गान बहरान की वजह से कि डॉलर यहाँ से वहाँ जाने लगे। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, रियलाइजेशन है, आपको लगता है कि इसके बाद ये जो कह रहे हैं कि हम अब कोशिश करेंगे कि ये जो
महंगाई दुगनी हो गई है। चीज़ों का भी उन्होंने बताया, कीमतें ऑयल, घी, कोल, स्टील, दालों की कीमतें डबल से भी ज़्यादा बढ़ी हैं। तो इसको अब शायद वो कह रहे हैं कि उस तरह हम कंट्रोल तो ना कर सकें, साथ ये भी कहा कि 3-4 महीने तक कुछ महंगाई कंट्रोल होगी, लेकिन आमदनी बढ़ा सकें, हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो बढ़ेगी आपको लगता है कि तनख्वाहदार तबके की आमदनी? तनख्वाहदार तबके का तो देखें, यकमुश्त एक नोटिफिकेशन जारी होता है पे एंड पेंशन कमीशन की जानिब से या जो वजारत ख़जाना है उनकी जानिब से, उनकी सैलरियाँ इनके मुताबिक कर दी जाएँ जितने इस तरह से खर्च हो रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन जो है 50% बढ़ी है तो उनकी सैलरीज 50% जो है वो बेसिक पे नहीं बल्कि मुकम्मल सैलरी पे 50% इंक्रीज़ कर दिया जाए, ये तो उनका हो सकता है। और दूसरा जो कॉरपोरेशंस की बात वज़ीर आज़म साहब ने 1-2 रोज़ पहले की थी कि 900-950 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस और मुख्तलिफ जो प्राइवेट इदारे हैं उनको, आम बिजनेसमैन को। तो वो ये कह रहे थे कि मैं इनसे मुलाकात करूंगा और इनसे भी कहूंगा सेठों से कि वो अपने मुलाजमों की तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाएं। तो ऐसे कहने से तो देखें बात करके नहीं होता ये सिलसिला। और अगर आप ये कहें कि आप मजमूई तौर पे कुछ कर सकते हैं, ऐसी सूरत हाल यहाँ इस वक्त इकॉनमी की नहीं है कि लोगों को असल जो हिट होने वाला तबका है वो मुलाजमीन से भी हट के वो सफ़ेद पोश तबका है जो रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी मजदूरी करता है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही, उनके कारखाने नहीं चल रहे। वो लोग कारोबार के लिए, काम के लिए बाहर जाते हैं, हफ्ते में 3 दिन काम मिलता है, 2 दिन काम नहीं मिलता, और वो भी पैसे इतने कम मिलते हैं मज़दूर को कि उसका गुजारा नहीं होता। ये एक जगह की बात नहीं, पूरे मुल्क में आप देखें बेरोज़गारी की शरह पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सरकारी मुलाजमीन का कम से कम ये तो होता है कि उनको लगी बंदी कुछ ना कुछ चीज़ें कोई मिलनी है। 5 बजे उन्होंने घर भी आ जाना है और 2-3-4 घंटे लेकिन शाम को भी कोई काम कर लेना है। तो लेकिन दूसरी तरफ और उनको सरकारी रिहायशें भी मिल जाती हैं, उनको सीलिंग भी मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं सरकारी मुलाजिम। मैं बात कर रहा हूँ एक आम आदमी की जो घर से मजदूरी करने कारीगर ज़्यादा तो सब तबका वो है ना, सरकारी मुलाजिमों की तादाद तो पाकिस्तान में शायद 5% भी नहीं होगी जी। उनको कौन उनको कौन काम देगा? देखें काम है ही नहीं मार्केट में, मसलन कोई सनतें नहीं चल रही, कोई अगर एक्सपोर्ट 25% बड़ी है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल है, अगर तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुलाजमीन तो वहाँ पर होंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनकी आमदनी तो बढ़नी चाहिए। मेरी एक सवाल में मैं आपका जवाब दे देता हूँ आपके सवाल में ही। डॉलर कितना बड़ा है सर? अब वो डॉलर कितना बड़ा है? 125 से अब 180 पर चला गया, आप अंदाजा लगा लें। अब ये तो 180 पे चला गया, 55 रुपए तो बढ़ गया इस दौर में। आपकी एक्सपोर्ट भाईजान, आपकी एक्सपोर्ट 21 से 30 क्यों नहीं हो जाएगी? डॉलर नहीं बढ़ गया जी? आपने गुड्स ज्यादा नहीं भेजी, वो डॉलर आपका ज्यादा हो गया है उधर से। वो ये कोई साइंस नहीं है कोई बहुत ज्यादा, ये तो बिल्कुल सादा सी चीजें हैं। ये इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इस तरह से बताया जा रहा है कि शायद ये इन्होंने कोई बहुत ज्यादा कमाल की है। आप कह रहे हैं कि मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी, लेकिन जब एक तो अच्छी बात यह है कम से कम बाबर साहब के वो बयान अब कम हो गए हैं कि जी सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है, सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है। अब शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि जी महंगाई दुगनी से भी ज़्यादा हुई है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, आमदनी बढ़ाने का हमें करना होगा। 3-4 महीने तक उम्मीद कर रहे हैं कि महंगाई कुछ कम हो जाएगी। आटा जो है मैं यहाँ एक जुमला, आटा जो है वो 1800 रुपये का 20 किलो हो गया है। 1800 रुपये का 20 किलो आटा हो गया है इस्लामाबाद में। आज सुबह मैं खुद लेके आया हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। 1800 का 20 किलो। और अभी सर हम खदशा है गंदम बहरान का आगे 700 रुपये का 20 किलो लेते। हाँ जी, खाद नहीं मिल रही। हम 700 रुपये का 20 किलो लेते थे, 700 रुपये का 20 किलो लेते थे 18 में, आज 1800 का मैं लेके आया हूँ, यानी दुगनी से भी ज्यादा। गरीब आदमी क्या करेगा? डबल हो तो 1400। अच्छा, उसामा साहब मजे की बात यह है कि यही शौकत तरीन जब इन्होंने जून 2021 में बजट पेश किया तो इन्होंने ये कहा था कि उस वक्त कोरोना वायरस अपने अरूज पे था। उस वक्त इन्होंने कहा था जी कि गरीब आदमी पे कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, ये उनकी अपनी स्टेटमेंट थी। अब ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से जनाब महंगाई बढ़ी है, कोरोना की वजह से सारी तकलीफें हैं। कोरोना तो जब आप बजट दे रहे थे उस वक्त भी कोरोना का एलिमेंट सामने था, बल्कि उसके बाद तो कोरोना उस तरह से तेज़ी से नहीं फैला। तो उसका मतलब ये कि उससे पहले चीज़ें ठीक थी।
उसके बाद अब ये IMF के पास भी जाना पड़ गया, महंगाई भी हो गई, सब कुछ हो गया। या उस वक्त झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? जब आप बजट पेश कर रहे तो सच बोलते, जो सही फिगर थे वो अवाम के सामने रखते, अवाम को बताते कि कोरोना की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हुई है, हमारी भी तबाह हो गई है। उस वक्त जो बजट लगाने थे लगा देते। उस वक्त तो आप ऐसे कह रहे थे कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, टैक्स कलेक्शन में बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, कोई मिनी बजट नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ 6 महीने नहीं गुजरे और सारी चीज़ें उलट हो गई हैं। और आप IMF के पास भी जा रहे हैं, उसके बाद मिनी बजट भी लेके आ रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी मुतासिर हुई है और पाकिस्तान की मुतासिर हुई है। तो ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं मुतासिर थी जी? उसका कोई जवाब है शौकत तरीन साहब के पास? अब कुछ इंडिकेटर्स तो सर मुस्बत देखिए ना, एक्सपोर्ट्स कहते हैं जी बढ़ गई हैं, टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें तो बढ़ी है, पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ी है, रेमिटेंसेस वो भी बढ़ी हैं, आप देखें बाहर से तरसलात ज़र में इजाफा हुआ है। जो मेन इंडिकेटर्स इस तरह के हैं वो तो पॉजिटिव है, लेकिन असरात नीचे नजर नहीं आते। अब आज देख लीजिए खबर यह है कि पावर लूम्स वाले एहतजाज का गोरख धंधा है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो प्रेजेंटेशन दी जाती हैं और जिस तरह से वो प्रेजेंटेशन दी जाती हैं उसमें उनको इसी तरह से दिखाया जाता है कि जनाब सब कुछ अच्छा है, बेहतरीन है। कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर दिया जाता है कि जी कोई मुश्किलात है ही नहीं है, खाद भी मिल रही है, गैस भी मिल रही है, बिजली भी मिल रही है। हाँ थोड़ी सी महंगी हो गई है, महंगाई है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह फैसलाबाद इंडस्ट्रियल शहर, वहाँ के पावर लूम्स, जाहिर है वहाँ पर हज़ारों लाखों लोग इसमें काम करते हैं। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से शायद ज़्यादा ही पावर लूम्स में काम कर रहे होंगे। 34 रुपये फ़ी यूनिट वाली बिजली और धागे की ज़्यादा कीमतें, जिसमें वो भी कह रहे हैं जी ब्लैक में हो रहा है धागा, तो अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। तो ये तो नहीं हो सकता इन चीज़ों का इमरान खान साहब पर कोई असर ना हो या इल्म ना हो कि 34 रुपये यूनिट बिजली होगी और वो कह रहे हैं जी हम तो पावर लूम्स बंद कर देंगे, सारी इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। वो सबसे बड़ा जो काम इस हुकूमत में आकर हुआ कि जी हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की है, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग रही है, उसको जिन्होंने सप्लाई करना है सारा काम वो पावर लूम्स हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हम तो बहरान में, हम तो बंद कर रहे हैं सारी पावर लूम्स ही। तो ये कैसे हो सकता है? इमरान खान साहब को इस चीज़ का ना बताओ। सर यही तो मेरा सवाल है कि इमरान खान साहब ने जो अपने इर्द गिर्द जो लोग रखे हुए हैं, खान साहब वही सुनते हैं जो वो सुनाना चाहते हैं, वही बोलते हैं जो वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब बोलें। हर वो बंदा जो इमरान खान साहब के मिजाज के ख़िलाफ़ वहाँ पर कोई बात करता है, वो वहाँ पर उसको दोबारा आने की इजाज़त नहीं है, वो दोबारा वहाँ पर नहीं आ सकता। तो ये समझा ये मसला है हर हुक्मरान के साथ। वो ये चाहता है कि उसकी तारीफ़ें की जाएँ, उसको ये कहा जाए कि जनाब आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बेहतरीन है। कोई ये सुनना नहीं चाहता कि जनाब आपकी प्लानिंग और कोई प्लानिंग थी नहीं, आपके पास कोई पॉलिसी थी नहीं, आप गलत अदाद-ओ-शुमार के साथ आवाम को मिसगाइड करते रहे हैं। तो ये चीज़ें, और आवाम जो है वो जो महंगाई है उसका अंदाज़ा ही कोई नहीं है। मिडिल क्लास आपकी ख़त्म हो गई, लोअर मिडिल क्लास जो है वो भी आप ख़त्म कर रहे हैं। या पुअर क्लास है या रिच क्लास है। जो पैसे वाला है जिसके पास वो अंधाधुंध इस हुकूमत में पैसे बना रहा है, 2 नंबरी से जितना पैसा इस वक्त बन रहा है ये शायद मेरे ख्याल से पहले कभी भी नहीं बना। सब्सिडीज़ लोग बगैर कोई चीज़ एक्सपोर्ट किए धड़ाधड़ सब्सिडीज़ उनको मिल रही हैं। एक ख़ास क्लास जो है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बैठी हुई है, वो बेनिफिट उठा रही है। जो इलेक्टेड लोग हैं वो उनके करीब फड़क नहीं सकते। कैबिनेट मीटिंग में सारी चीज़ें जो हैं वो झूठ बोली जाती हैं, खान साहब को मिसगाइड किया जाता है। और खान साहब इस दुनिया में कि शायद पता नहीं कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोविड की वजह से थोड़ा बहुत इशू है, सारी दुनिया की ब्रेक से पहले और इस तरह के जो वर्ड है वो उनको वो बोले जा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी सर बिल्कुल डिफरेंट है। 30 सेकंड मेरे पास। गुलाम साहब आपको कितनी ये पेशगोई दुरुस्त लगती है? 3 से 4 महीने वजीर खजाना कह रहे हैं उसके बाद महंगाई कुछ कम होगी। महंगाई ये अभी 2-3 साल भी कम नहीं होने वाली, ये 2-3 महीने की बात करते हैं। आपके यहाँ कौन सी ऐसी सनतें लग गई हैं जिनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और आपको डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे और आपका करेंसी मजबूत हो जाएगी। आपका रुपया अगर डे बाय डे वीक होता जाएगा, उसकी बाइंग पावर ख़त्म होती जाएगी तो गरीब पिसता जाएगा। यहाँ गरीब से तर हो रहा है और होता जाएगा, और अमीर जो है वो पैसे बना रहा है, उसके पैसे बनते जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी में लगा रहा है, कोई हाउसिंग में लगा रहा है, कोई किधर लगा रहा है, वो पैसे बना रहा है, और गरीब की रोटी जो है वो भी पूरी नहीं हो रही। तो ये 3-4 महीने का ये लॉलीपॉप है जो इन्होंने दिया है कि ये 3-4 महीने में हो जाएगा। कहाँ से होगा? क्या बरसात होगी डॉलर्स की, ऊपर से गिरेंगे? ऐसा नहीं है।
आप जब आपके तमाम के तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव आप शो कर रहे हैं जी। और लेकिन आपकी इन्फ्लेशन जो है वो फिर भी बढ़ रही है, रुपया आपका फिर भी डाउन हो रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, ये क्यों? अगर तमाम की तमाम आपकी मुस्बत है इशारिये, तो गुर्बत में भी कमी होनी चाहिए, कोई नीचे असरात भी मुरतब होने चाहिए, लोगों को भी उसका कोई हिस्सा मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिल रहा। जब आप डेवलपमेंट सेक्टर में काम ही कोई शुरू नहीं होगा पाकिस्तान में, सर, तो आम आदमी को रोजगार इमरान खान साहब ने अभी ये जब तो डेवलपमेंट से लोगों होते से हैं। फोन पर बात की, उन्होंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दिखाई कि जी कुछ महंगाई गुर्बत में कमी आ रही है पाकिस्तान में, वो तो ये कह रहे थे। देखें, वो शायद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट खान साहब के लिए स्पेशल तैयार की गई हो, जिसमें और पता नहीं वो लाहौर के डिफेंस की रिपोर्ट हो या कराची के फेज 6 की रिपोर्ट हो, जहाँ पे गुर्बत कम हो रही हो और वहाँ के जो नौकर हैं वो भी डॉलरों में सैलरियाँ ले रहे हों और खुशहाल हों। वो पर कैपिटल इनकम भी उसमें दिखा रहे हैं, 1500 से कोई $1600 पर चली गई है, 1600 समथिंग पर, उसमें भी इजाफा हुआ है। ये महाना नहीं है, ये $1600 महाना नहीं है, ये $1600 सालाना इनकम है। इसको एनुअल कहते हैं, एनुअल $1600। आप जरा चेक कर लें इसको, जरा देखें पैसे कितने बनते हैं पर मंथ। ये पर एनम है $1666। अगर आप 1700 भी लगा लेंगे तो ये तकरीबन को 2-2.5-3 लाख रुपया बनता है। इसको तकसीम कर दें 12 पे, आपको लग समझ जाएगी कि इसमें होता क्या है। ये जो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं कि और उसमें सर, उसमें तो ज़ाहिर अमीर आदमी भी शामिल है ना, अमीर तरीन आदमी उसका देखें, और गरीब तो शायद उसको तो 15,000 भी महीने का ना मिल रहा हो, फी फर्द बात करेंगे। लेकिन ये भी तो है कि अब 10 करोड़ आदमी इस मुल्क में गरीब है, तो अगर वो 5-10 लाख जो है वो उस गुर्बत की लकीर से अगर डेफिनेशन भी चेंज करके उससे आप निकाल भी देंगे तो फिर भी 9 करोड़ 90 लाख 95 लाख तो फिर भी गरीब ही रहा। तो ये भी तो एक मसला होता है कि अगर आप अदाद शुमार की बात करें तो वो जो गरीब है उस पर तो असरात नहीं आ रहे। लेकिन ये जो हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, जो एहसास प्रोग्राम लाया जा रहा है, उससे तो बराह रास्त गरीब को फ़ायदा होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तनख्वाहदार तबके के लिए घरों की स्कीम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बैंक जो है उस तरफ आ रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं ये तो काम हो रहे हैं कम से कम। खान साहब ने कहा कि हेल्थ कार्ड जो है ना वो बरतानिया से भी आगे निकल गया पाकिस्तान इस मामले में। तो जब ये लोग इस्तेमाल करेंगे तो खुद लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वो कहाँ पे पहुंचे हैं। चलें ब्रेक लेते हैं, पहुंच गए या शायद उससे भी ब्रेक के बाद टीम में एक नया बंदा शामिल किया जा रहा है। शहजाद अकबर साहब की छुट्टी हुई, उनकी जगह एक साहब को लाया गया है। इनके बारे में बात करेंगे। साबिक डीजी नैब हैं, अब ये मुशीर एहतसाब होंगे। क्या इससे एहतसाब का अमल कुछ बेहतर हो सकेगा? सिर्फ 1.5 साल रह गए इस हुकूमत के पास, ये डिलीवर कर सकेंगे? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। मुशीर एहतसाब, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा आया और फौरी तौर पर मंजूर हो गया। अब ख़बरें ये हैं कि उनकी जगह पर एक और साहब आ रहे हैं और साबिक डीजी नैब हैं मुसद्दिक अब्बासी साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब को मुशीर एहतसाब लगाने का फ़ैसला हो चुका है, जल्द उनका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब इस पर बाबू डोगर साहब, लगता तो यह है कि इमरान खान साहब ने जब एडमिट किया कि जी हमारी सबसे बड़ी नाकामी है, एहतसाब हम नहीं कर पाए, ये चंद दिन पहले उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी थी, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो इससे पीछे भी नहीं हट रहे कि जी नाकाम हम हो गए हैं, 1.5 साल बाकी रह गया है, केसेस अपने मनती के अंजाम को कोई नहीं पहुँचे, हम किसी बड़े मगरमच्छ को उस तरह से उससे रिकवरी उस तरह नहीं कर सके। तो वो अब भी कोशिश करने वाले हैं कि एक और साहब को लाकर इस काम को तेज़ किया जाए, लेकिन क्या वो कर सकेंगे? उसामा साहब, एक तो ये है कि नोटिफिकेशन हो गया। अच्छा, अभी मुद्दा साहब ने मुझे व्हाट्सएप किया वो नोटिफिकेशन। अच्छा, तो नोटिफिकेशन हो चुका है। इसका मतलब है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब जो है वो नए एडवाइज़र हैं अकाउंटेबिलिटी के। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, और जो इमरान खान साहब चाहते हैं क्या ये उन पे मनोन अमल कर सकेंगे? खान साहब तो ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में हो, मरियम नवाज़ जेल में हो, नून लीग की टॉप लीडरशिप सारी जेल में हो, और नैब जो है वो और FIA जो है वो सारे उन पर पर्चे करे, उनको गिरफ़्तार करे, उनको सज़ाएँ दे, उनको सारी उम्र के लिए डिसक्वालीफाई कर दे। तो क्या मुसद्दिक अब्बासी साहब ये सारा कुछ कर पाएंगे? जो मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह के ऑफिसर हैं
लेकिन ये जो असाइनमेंट है ये बड़ी टफ है, बड़ी मुश्किल है। ये प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी जो डिमांड है वो तो बहुत हाई हैं, बहुत ऊंची हैं। उन डिमांड्स पे पूरा उतरना बड़ा मुश्किल काम है। शहजाद अकबर साहब जिस पे जो कि सारा अपोजिशन का टारगेट थे, अगर वो उस पर पूरा नहीं उतर सके तो फिर कोई और किस तरह से उतरेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है कि अगर कोई अपराइट ऑनेस्ट ऑफिसर है, ईमानदारी के साथ काम करने वाला बंदा है, और ख़ान साहब की जो डिमांड्स हैं कि FIA में जो भी हो इनको सज़ा होनी चाहिए, इनको जेलों में होना चाहिए, इनको बंद किया जाना चाहिए, वो उन सारी चीज़ों पे अमल दरामद करवाना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, सर इस पर आपकी क्या राय है कि नया आदमी आकर इस तब्दीली से कोई एहतसाब का अमल तेज़ हो सकेगा या ये नामुमकिन बात है? क्योंकि उसके बाद मैंने नैब ने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अदाद-ओ-शुमार दिए हैं, 821 अरब रुपए की रिकवरी कर चुका है नैब, 821 अरब रुपए की, उस पर भी हमने बात करनी है। जी गुलाम मुर्तज़ा साहब। अच्छा देखिए, जो इस वक्त की सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें अगर शहजाद अकबर जैसे बोल्ड आदमी जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर सके अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो मुमकिन नहीं है कि ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब जो हैं वो उस तरह से परफॉर्म कर सकें। एक डिग्निफाइड अदारे के साबका ऑफिसर होने की बिना पे ख़ान साहब उनको उस तरह से अहकामात भी नहीं दे सकेंगे जिस तरह से ख़ान साहब की आदत है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वो शहजाद अकबर साहब को कहते थे, चीज़ें बातें करते थे। तो इस तरह इनको तो बड़े अदब एहतराम से ही बात करनी पड़ेगी इनके साथ। तो जो काम उन्होंने काफ़ी हद तक आप जिस एटलीस्ट समझ चुके थे और कर रहे थे, अब उनको परस्यू करने के लिए एटलीस्ट इनको 2-3-4 महीने तो चाहिए होंगे कि क्या लेटर लिखे गए थे, कहाँ लिखे गए थे, क्या कहा गया था, किस जगह किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही थी, ठीक, और फिर उस जगह पे जाके उनसे बात करना, फर्दर आपने कम्युनिकेशन करना। तो ये आप ये समझ लें कि 3-4 महीने तक के लिए तो आप ये चैप्टर बंद ही समझें। अच्छा, उतनी देर में ये ब्रीफिंग्स हासिल करेंगे और काम स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या आगे एहतसाब जो है किस तरह से आगे चलता है। जिस तरह की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है इस एतबार से कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के केसेस के एतबार से, तो वो FIA अब देख रहा है। इससे पहले ज़ाहिर है नैब ने अपनी भरपूर कोशिशें की हैं और उनके अब केसेस भी अदालतों में हैं। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस शहजाद अकबर साहब से ज़्यादा डिफरेंस कोई हो सकेगा इस सारे मामले में। ज़ाहिर है इन्होंने पहले नैब में डिप्टी DG रहे हैं, नैब को परफॉर्म किया है, पेशावर से इस्लामाबाद आए थे, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नैब से कोऑर्डिनेशन यकीनन शायद कुछ बेहतर हो सके, ये ज़रूर होगा। लेकिन नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, FIA दीगर लेकिन एक तो ज़हन में एक बात ज़हन में ज़रूर रखें कि नैब का ऑर्डिनेंस जो है ना वो तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत अब नैब चलती है और वो तब्दील हो चुका है और उसमें कुछ नहीं है करने को। अच्छा सर, लेकिन FIA का रूट तो इस्तेमाल हो सकता है ना, FIA का रूट इस्तेमाल हो सकता है, एंटी करप्शन का रूट इस्तेमाल हो सकता है। इनके पास इंटीरियर भी है, FIA भी ज़ाहिर है इनके पास है, और वो रूट इस्तेमाल करके ये एंटी करप्शन है और दीगर महकमे। अच्छा ये बताएं बाबर साहब, सर तकरीबन आखिरी 1 मिनट है, 821 अरब 57 करोड़ की रिकवरी की है जी नैब ने। ये अब उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पूरे अदाद शुमार है, बड़ी तफसील है। 24 अरब रुपया कारोबारी अफराद से, ब्यूरोक्रेट से 8 अरब, सियासतदानों से सिर्फ 47 करोड़, सियासतदानों से केसेस तो उन पर बड़े बने। तो बाकी भी उसमें है कि हाउसिंग सोसाइटियों से 17 अरब 49 करोड़ ये रिकवरियाँ, 821 अरब। सर ये बहुत बड़ी रिकवरी है। उसामा साहब, ये पिछले 20 साल का शायद, ये 20 साल का डाटा है। अब 20 साल में 821 अरब रुपये की उन्होंने डिटेल दी है। अभी ये वेरीफाई होगा, जबकि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो ये कह रही कि गवर्नमेंट की किटी में जो पैसे आए हैं वो तो बड़े नॉमिनल से हैं, और जो वो 821 अरब रुपया फिर वो गया कहाँ पर है। अब चेयरमैन नैब खुद पेश हों तो वो उनको बताएं कि जनाब वो 821 अरब रुपया जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये बड़े बड़े
हाउसिंग सोसाइटी से और इनसे रिकवर किया हाँ जी। है, तो वो अल्टीमेटली कहीं जमा भी तो करवाया है, कहाँ पे सेटल हुआ, बिल्कुल ठीक। उसकी डिटेल भी तो देना अच्छा, था। अगली दफ़ा उन्होंने कहा है कि मज़ीद तफसीलात लेकर आए, नाम भी बताएं सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरीन थे उनकी तादाद में बताइए जी, कुछ के 99,595 लोग, उनको बराह रास्त रकम दे दी। तो अब देखते हैं कि अगली जो मीटिंग है उसमें किस तरह से तफसीलात आती हैं कि रकम कहाँ कहाँ कितनी जमा करवाई गई है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।